और इसी बीच एक बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची एनआईए की टीम, जांच कर रही है एनआईए की टीम। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है एनआईए की टीम। चूंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी का किरदार इस पूरी साजिश में बड़ा निकलकर सामने आ रहा है। 15 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में या तो पढ़ाते थे, प्रोफेसर की भूमिका में थे, या फिर डॉक्टर्स थे जो गायब बताए जा रहे हैं। उनकी भी खोजबीन की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनआईए की चुकी एंट्री हुई है। एनआईए की तरफ से इस मामले की जांच की जाएगी कि क्या विदेशों से भी फंडिंग की गई, फर्जी एनजीओ बनाकर इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए पैसे इकट्ठा किए गए। और इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में दिल्ली से संवाददाता वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, एनआईए की टीम भी अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। क्या कुछ अभी तक जांच में निकल कर सामने आया है? एनआईए की तरफ से किन मामलों की जांच फिलहाल की जा रही है? देखिए, दिल्ली में जो लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ उसकी शुरुआत में एफआईआर दिल्ली पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए की जो टीम है पिछले 2 दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी में डेरा डाले हुए है। आज एक बार फिर से जो टीम है वो पहुंची है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जांच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बात भी पता चली है कि जो डॉक्टर शाहीन है और जो डॉक्टर मुजम्मिल है, उनके संपर्क में अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई और डॉक्टर्स थे जो कि इस पूरी घटना के बाद, इस पूरी वारदात के बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो गए हैं। जो सीडीआर निकाली गई है उसमें भी कई महत्वपूर्ण एविडेंस मिले हैं। इस बात का पता चला है यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर लगातार संपर्क में थे। उनके बीच की कई संदिग्ध चैट्स भी जो एजेंसीज हैं उनके हाथ लगी है। और उन्हीं पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही जिन कमरों के अंदर जो डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन अल फलाह के अंदर रुका करते थे, उनकी भी पड़ताल की है। कई जो ट्रेसेस है वो वहाँ से उठाए गए हैं। तो जो डॉट्स को करेक्ट करने के लिए जो अल फलाह है वो फिलहाल एजेंसीज के लिए एपिक सेंटर बना हुआ है। और वहाँ पर जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्यूमेंट्स को भी इसलिए खंगाला जा रहा है, इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि जो डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट हुई थी कहीं ऐसा तो नहीं गलत तरीके से, फर्जी तरीके से की गई और इसमें बाकायदा कॉन्स्पिरेसी के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन या किसी और लोगों का हाथ था जिन्होंने जानबूझकर उनकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट कराई, जिससे कि वो उनको फैसिलिटेट कराया जा सके और वो फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सप्लोजिव और अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीज़ों को इस आड़ में इकट्ठा कर सके। तो ऐसे कई बिंदु हैं जिनकी एनआईए पड़ताल कर रही है। इतना ही नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही पुलिस को, एजेंसीज को इस बात की लीड मिली कि जो अमोनियम नाइट्रेट था वो मेवात और नूह इलाके से प्रिक्योर किया गया था। तो वहाँ पर भी एनआईए की कई टीमें पड़ताल कर रही है। और साथ ही इस वक्त हम दिल्ली के अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस है उसके बाहर मौजूद है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कि एक टीम सुबह भी यहाँ पर पहुंची थी। तमाम दस्तावेज यहाँ पर भी खंगाले जा रहे हैं। जो यहाँ के जो स्टाफ है उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि जो यहाँ पर जो दस्तावेज है, किस तरह के दस्तावेज जमा किए गए थे। फंडिंग्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर इतना प्रिक्योर किया गया है, इतना अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया गया, तो उसमें जो पैसा लगा वो पैसा कहाँ से आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये जो ट्रस्ट है, जो अल फलाह है, इसमें विदेशों से फंडिंग हो रही है। और अगर फंडिंग हो भी रही है तो किस तरीके से पैसा आ रहा है, क्या उसका सोर्स है, कौन वो लोग हैं जो इस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे तमाम पहलू हैं जिनकी जांच एनआईए कर रही है और अलग अलग टीमें अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। जी वरुण, यहां यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का इस ब्लास्ट में एक बड़ी भूमिका थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त आतंक का अड्डा था, एपी सेंटर था। वहीं के हॉस्टल में पूरी साजिश बनाई गई, पूरी प्लानिंग की गई। शाहीन वहीं से लोगों को जोड़ रही थी अपने साथ में, नई महिला ब्रिगेड बना रही थी। ईडी की तरफ से भी शो कॉज नोटिस दिया गया है, अल फलाह यूनिवर्सिटी को जवाब मांगा गया है। साथ ही साथ जिन प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स की यहां पर अपॉइंटमेंट की गई थी उनका वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया था। यह बात भी निकलकर सामने आ रही, बिना वेरिफिकेशन के उन्हें अपॉइंटमेंट यहां पर दिया गया था, बिना किसी जांच की, बिना किसी दस्तावेज की जांच के। देखिए, इसीलिए जो जांच है वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो अल फलाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो दूसरे स्टाफ हैं
वो भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल हो कि जानबूझकर बिना वेरिफिकेशन के गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए रिक्रूट किया गया हो, जिससे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को आगे वो अंजाम दे सके। तो उनका सपोर्टिंग सिस्टम कौन है, कौन से वो मॉड्यूल के अंदर वो स्लीपर सेल है जो इनको जो दूसरे जो सपोर्ट है वो मुहैया करा रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं एनआईए की पड़ताल के अंदर है। और साथ ही जैसा मैंने बताया, कई अल-फलाह के जो डॉक्टर हैं जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही काम कर रहे थे, वो इस पूरी घटना के बाद से मोबाइल फ़ोन करके बंद करके फरार है। उनके खिलाफ कई महत्वपूर्ण एविडेंसेस हैं। मेवात से भी कुछ डॉक्टरों को एजेंसीज ने उठाया है, जो पूछताछ में ये बात पता चली कि वो जो डॉक्टर थे यहाँ पर पहले इंटर्नशिप कर चुके थे और डॉक्टर शाहीन जो है उसके भी लगातार संपर्क में थे। तो ऐसे कई डॉक्टर्स पुलिस एजेंसीज के रडार पर है, तो कईयों को पुलिस ने उठाकर तफ्तीश अपनी आगे बढ़ाई है और कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी हुई है। जी, क्या ये बात भी निकलकर सामने आई है कि शाहीन सईद चूंकि एज अ प्रोफेसर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, ज्वाइनिंग हुई थी, तो जिन बच्चों को यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाती थी, क्या उनसे भी एनआईए की टीम कोई पूछताछ करेगी कि क्लास में आखिर शाहीन सईद की तरफ से क्या पढ़ाया जाता था, क्या कहा जाता था, किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था अपने साथ जोड़ने के लिए? देखिए, बिल्कुल कंडक्ट कैसा था इस बात को पता लगाने के लिए जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और उनसे भी पूछताछ हो रही है। डॉक्टर शाहीन जिन छात्रों को पढ़ाया करती थी, उनके भी बयान दर्ज किए हैं कि वो किस तरह की बातें करती थी, क्या कभी उन्होंने ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी, क्या कभी उन्होंने इस बात का एहसास किया कि वो किसी इस तरह की गतिविधि के अंदर शामिल है। वो कौन सा कमरा था जिसमें डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर जो मुजम्मिल है, अक्सर डॉक्टर उमर जाया करते थे और उस कमरे के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। ऐसे कई सवालों के जवाब छात्रों से ही एजेंसीज को हासिल हुए हैं। तो किसी भी डॉट्स को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कंडक्ट के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि डॉक्टर शाहीन थी, उसको महिला विंग को खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई थी और महिला विंग को खड़ा करना है तो लोगों का जो ब्रेन वॉश करना, उनको झांसा देना, उनको फाइनेंशियल मदद का भरोसा देना, उनको बरगलाना, ये कई तरीके होते हैं और उन्हीं का पता लगाने के लिए ना सिर्फ स्टाफ से पूछताछ हो रही है, कई छात्रों के भी बयान जो है वो दर्ज किए गए हैं। जी, कुछ संदिग्ध जगहों की चेकिंग भी की गई है वरुण। अगर बात करें फरीदाबाद की कई मस्जिदों में भी एनआईए के द्वारा, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा चेकिंग की गई है और ऐसी कई जगह हैं जो संदिग्ध मानी जा रही, वहां पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया है। क्योंकि कल नौगाम में जिस तरह का हादसा हुआ, वहां पर सैंपलिंग के दौरान एक्सीडेंटली ब्लास्ट हुआ और जिस तरह से साजिश रची गई थी, जो प्लानिंग बनाई गई थी, उसके आधार पर जो इनपुट निकलकर अभी तक सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं, उसमें इस बात का खुलासा भी हुआ है कि 4 गाड़ियां तो पकड़ी गई हैं, लेकिन इन गाड़ियों की संख्या 30 के करीब थी, जो पूरी प्लानिंग बनाई गई थी अलग अलग शहरों में बड़े बड़े ब्लास्ट करने को लेकर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। आप देखिए, 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट अगर ये विस्फोट करने में कामयाब हो जाते अलग अलग जगहों पर, तो कितनी कैजुअलिटी होती, कितने बड़े धमाके इसके अंदर हो सकते थे। और इसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर अकेले नहीं हो सकते, एक पूरा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से जुड़े कई लोग हैं और उन्हीं का पता लगाने के लिए लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही है। मेवात में छापेमारी चल रही है, नूह में चल रही है, आज फरीदाबाद में अलग अलग मस्जिदों के अंदर तलाशी भी ली गई। कई जो इमाम हैं उनके जो बयान है वो भी दर्ज किए गए। जैसा मैंने बताया, दिल्ली पुलिस की जो एक टीम थी यहाँ पर दिल्ली स्थित जो अल-फलाह का जो ऑफिस है वो यहाँ पर पहुंची थी। तो देश के जो अलग अलग राज्यों की पुलिस एनआईए को सपोर्ट करते हुए अलग अलग शहरों के अंदर छापेमारी कर रही है। आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस की एक टीम आज एनआईए के साथ दिल्ली का जो वजीरपुर इलाका है वहां पर भी पहुंची थी, क्योंकि जांच के दौरान जांच एजेंसीज को पता चला था कि उमर जो वजीरपुर का इंडस्ट्रियल इलाका है वहां पर एक चाय की दुकान पर पहुंचा था, वहां पर काफी देर तक रुका था। तो आखिरकार वो वजीरपुर इलाके में जो दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट इलाका है वहां पर उसकी प्रेजेंस क्यों थी? तो जैसा मैंने बताया, अलग अलग टीमें अलग अलग टास्क पे काम कर रही है। कुछ सीसीटीवी पे काम कर रही है, कुछ एनआईए की कुछ टीमें दिल्ली में छापेमारी कर रही है, कुछ मेवात के अंदर छापेमारी कर रही है, तो कुछ फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में, जिनमें कुछ मस्जिदों की भी तलाशी ली गई है आज। जी, वरुण, मेवात के भी 3 डॉक्टरों को माना जा रहा है हिरासत में लिया गया है, इनका क्या कुछ कनेक्शन निकल कर आया है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से और इस पूरे ब्लास्ट प्रकरण में? देखिए, मेवात से 3 डॉक्टरों को जो एजेंसीज हैं उन्होंने हिरासत में लिया है, जिनमें से
एक डॉक्टर जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर्नशिप कर चुका था और लगातार जो डॉक्टर शाहीन है उनके संपर्क में था। कुछ संदिग्ध चैट्स भी हैं वो भी डॉक्टर शाहीन के साथ वो एजेंसीज ने बरामद किया। उसके बाद इन सभी डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है। इतना ही नहीं, मेवात और नूह से कुछ जो फर्टिलाइज़र बेचने वाले जो दुकानदार हैं उनके यहाँ भी छापेमारी कर कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, क्योंकि एजेंसीज को पता चला है कि जितना भी अमोनियम नाइट्रेट है वो मेवात और नूह के इलाकों से ही प्रोक्योर किया गया था, वहाँ से खरीदा गया था, बाकायदा कैश में पेमेंट की गई थी। तो ऐसे में पुलिस ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को नूह मेवात के जो बेल्ट हैं वहाँ से हिरासत में लिए हैं। उनमें कई डॉक्टर भी हैं जिनका कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है। जी वरुण, यूपी एटीएस की रडार पर भी करीब 200 डॉक्टर्स हैं जो कश्मीर के हैं, यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। अलग अलग राज्यों में भी क्या ऐसे डॉक्टरों की पहचान की जा रही है जिनका इस पूरे प्लान में, इस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं कनेक्शन कोई हो सकता है? देखिए, न सिर्फ पहचान की जा रही है, कई संदिग्ध डॉक्टर्स की पहचान भी की गई है, क्योंकि जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाली गई डॉक्टर शाहीन की, डॉक्टर उमर की और जो डॉक्टर मुजम्मिल है उनकी, तो उसमें कई संदिग्ध डॉक्टरों के नंबर और नाम मिले जिनके साथ लगातार संपर्क में थे। इनमें से करीब 40 से ज़्यादा डॉक्टर जो थे वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रख रहे थे और जिनमें से कईयों के मोबाइल फ़ोन अभी स्विच ऑफ भी है। तो यूपी एटीएस की टीम अब उन्हीं डॉक्टर्स पर, उन्हीं नंबरों पर काम करते हुए इन सभी से पूछताछ कर रही है। उनकी जो लोकेशन है उसको ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एजेंसीज को लगता है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था जिसके अंदर जो सपोर्टिंग जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा था। और कहीं ना कहीं डॉक्टर शाहीन और इन्हें जिस तरीके से इस मॉड्यूल को आगे बढ़ाने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए भी एक टास्क दिया गया था, तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि जो ये पूरा मॉड्यूल है बहुत दूर तक फैला हुआ हो और कई लोगों के ब्रेन वॉश करके उनकी इस पूरे एक्सप्लोजन को लेकर मदद भी ली गई हो। ठीक है वरुण, यानी कि अभी कई परतें और खुलनी बाकी हैं इस पूरे प्लानिंग की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल एनआईए की टीम फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची हुई है। 3 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 9 नवंबर की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर 10 नवंबर की जो दिल्ली में लाल किले के पास में ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद 14 नवंबर की तस्वीर, यानी कि कल देर रात 11:20 पर नौगाम सेक्टर में ब्लास्ट हुआ। एक्सीडेंटली ये ब्लास्ट हुआ था। माना जा रहा था कि वहां पर जो जब्त किया गया था अमोनियम नाइट्रेट उसे रखा गया था और सैंपलिंग के दौरान अचानक से ब्लास्ट हुआ जिसमें 12 लोगों की जान चली गई, 12 जवान शहीद हो गए और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 27 के करीब स्थानीय पुलिसकर्मी बताए जा रहे। फिलहाल सभी अस्पताल में भर्ती हैं। मनोज सिन्हा भी पहुंचे थे परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए। सभी जो शहीद हैं उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है, घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच एनआईए, यूपी एटीएस, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी हुई है और हर एक संदिग्ध से हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जा रही कि इस ब्लास्ट में उसकी क्या भूमिका थी, किस तरह का यह प्लान था।